भाइयों बहनों साथियों नमस्कार। मैंने 29 जून को और 3 दिन बाद आपसे बात की थी और तमाम पिछली बातों का उल्लेख किया था, लेकिन कुछ बातें और भी आपके संज्ञान में लाना चाहता था, इसलिए आज मैंने आपसे बात करने का संकल्प किया था। आज मैंने एक वीडियो डाला था जिसमें SC ST का जो A ग्रेड की नौकरियां हैं देश में, उनको समाप्त करने की साजिश की जा रही थी। वो ऐसी परिस्थिति थी कि राज्यसभा में बिल पास हो गया था और 2 दिन बाद लोकसभा में बिल पास होना था। अगर वो बिल पास हो जाता तो A ग्रेड की जितनी भी देश की नौकरियां हैं, चाहे वो IIM के लोग हों, IIT के लोग हों, केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, IAS IPS IFS, किसी भी क्षेत्र में जो उच्च स्तर की नौकरियां थीं A ग्रेड की, सब समाप्त करने की साजिश थी। करीब करीब 47 इंस्टीट्यूट ऐसे थे देश के जहां पूरा मन बना लिया गया था कि आरक्षण समाप्त करना है। यानी वो आरक्षण जब समाप्त हो जाएगा तो दलित आदिवासी वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगा। मेरे पास अचानक दिल्ली से फ़ोन आया बहुत उच्च स्तर से कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री सुश्री बहन मायावती जी इस पे बोलेंगी और इस पे आपका भी रिएक्शन चाहिए। तो मैंने असमर्थता इसलिए व्यक्त कर दी थी कि मेरी बेटी का विवाह समारोह चल रहा था और मैंने कहा कि मैं इतने मेहमानों को छोड़कर नहीं आ पाऊँगा स्टूडियो में। उन्होंने कहा नहीं, आप समाज के नेता हैं और समाज की हर बेटी आपकी बेटी है, थोड़ी देर के लिए आपको आना ज़रूरी है, क्योंकि देश के दलितों और आदिवासी समाज के लोगों के भविष्य की बात है। साथियों, भाइयों बहनों, मैं अपने कार्यक्रम को छोड़कर पहुंचा स्टूडियो में और वहाँ पर मुझे इतनी जानकारी नहीं थी। जब वहाँ गए तो मेरे कान खड़े हो गए कि अरे, इतना उच्च स्तर पर भी साजिश हो सकती है। मैं ये किसी राजनीतिक दल पे आरोप नहीं लगा रहा, मैं आरोप लगा रहा हूँ उन तकनीकी लोगों को जो बहुत दिमाग रखते हैं। मैं भारत सरकार में भी रहा हूँ 3 बार और लगभग 4 बार राज्य सरकार में भी उच्च पदों पर रहने का मुझे सौभाग्य मिला है। वो ऐसा मकड़ जाल बनाते हैं कि हर तरफ से आपका रास्ता साफ हो जाए। उदाहरण के तौर पर मैं सबसे नीचे के कैडर पे आ जाऊं, सफाई कर्मचारी। जब नगर पालिका थी, नगर पंचायत थी और नगर महापालिका थी, नगर निगम नहीं थे, उस समय सफाई कर्मचारियों को वेतन जो मिलता था वो बहुत कम था। वो इतना विलंब से मिलता था, हमारे पुराने साथियों को समाज के या और लोगों को याद होगा कि 20-20, 40-40 माह वेतन नहीं मिलता था। और उस समय हमारे उत्तर प्रदेश के तमाम बुजुर्ग नेता वो केवल ये संघर्ष करते थे कि हमको वेतन हमारा जो हमने काम किया है वो दिया जाए। अब 20 महीना 40 महीना वेतन नहीं मिलेगा तो हम खाएंगे क्या, राशन कहाँ से लाएंगे, बच्चों की शिक्षा की फीस कहाँ से जमा करेंगे, वृद्ध माता पिता का इलाज कहाँ से करेंगे। तो हम करते ये थे कि हम सूदखोर से पैसा लाते थे और आधा पैसा हमारा सूद में जाता था और आधा पैसा हमारा वहाँ चला जाता था पारिवारिक खर्चों में। उसके बाद जिसका मैंने अपने पिछले
वक्तव्य में उल्लेख किया था कि 1987 में जब हड़ताल हुई और केंद्रीय वेतनमान की लड़ाई लड़ी गई और पूरे प्रदेश के लोगों ने, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं 1987 में उत्तर प्रदेश की किसी भी यूनियन में सदस्य भी नहीं था। और मैं जब गिरफ्तार हुआ, हमारे पिता स्वर्गीय मोहनलाल वाल्मीकि जी, रज्जन लाल धानुक जी, उत्तर प्रदेश में केवल ये 3 सफाई कर्मचारी नेता गिरफ्तार हुए थे। और ये सूचना जब उस समय केवल कोई चैनल नहीं था न्यूज का, केवल DD1 दूरदर्शन और DD2 दूरदर्शन, ये पूरे प्रदेश में जब खबर गई, इतना आक्रोश फैल गया पूरे प्रदेश में कि 100% पूरे प्रदेश में हड़ताल सफाई की भी हो गई। अन्य संवर्गों की तो थी, 28 लाख लोगों की। नतीजा ये हुआ कि केंद्रीय वेतनमान मिला और तमाम हमारे लोगों का जीवन थोड़ा सा सुखमय हुआ। हमारी पीढ़ी, जो युवा पीढ़ी थी, उसको अच्छा शिक्षा का अवसर मिला, सभी क्षेत्रों में जाने का। मुझे कहते हुए खुशी है कि आज सभी क्षेत्रों में कोई ऐसा संवर्ग नहीं है जहां हमारे भाई बहन ना हो, चाहे वो IAS हो, IPS हो, PPS हो, PCS हो, डॉक्टर, इंजीनियर, साइंटिस्ट हो, DFO हो, और भी तमाम उच्च संवर्ग हैं जहां हमारे लोग आज हैं। मुझे इस बात का बड़ा गर्व है। लेकिन ये कुछ तकनीकी लोगों से नहीं देखा गया और उन्होंने फिर एक प्लान बनाया और उसका नाम रखा आउटसोर्सिंग, ठेकेदारी प्रथा, कि जो 70,000 60,000 तक नियमित कर्मचारी हमारे पा रहे थे, वो 2005 के बाद पूरे प्रदेश में उनको अधिकतम 8,000 रुपया महीना वेतन मिलने लगा। इससे सीधे सीधे हमारे लोग पिछले 25-30 वर्ष पीछे चले गए। हमारा समाज पीछे चला गया, हमारी तरक्की, हमारा विकास सब रुक गया। इस पर भी नहीं शांत हुए लोग, जो तकनीकी लोग हैं, इसका खुलासा भी मैं करूंगा समय आने पर। और उसके बाद हमारी प्रदेश की उस समय मुख्यमंत्री थी 2007 में बहन सुश्री मायावती जी। मुझे खुशी है कि उन्होंने राजस्व ग्राम 1,08,000 थे उस समय प्रदेश में, उन्होंने घोषणा करी विधानसभा में कि 1,08,000 राजस्व सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। उनके मन में कोई पाप नहीं था, वो बिल्कुल साफ मन से उन्होंने ये घोषणा करी कि 1,08,000 राजस्व ग्राम हैं प्रदेश में और हर राजस्व ग्राम में एक सफाई कर्मचारी रखा जाएगा। लेकिन क्या हुआ साथियों, फिर कुछ तकनीकी लोगों ने उसमें एक फिट कर दिया मामला। वो क्या था कि उसमें आरक्षण लगा दिया कि 50% इसमें सामान्य जाति के रखे जाएंगे, 27% पिछड़ी जाति के रखे जाएंगे और 2% आदिवासी रखे जाएंगे और 21% अनुसूचित जाति के लोग रखे जाएंगे। साथियों, भाइयों बहनों, 21% अनुसूचित जाति में 67 जातियां हैं, 67 जातियां उत्तर प्रदेश में, और उसमें 7 जातियां स्वच्छकारों की हैं जो रजिस्टर्ड है वहाँ, और बाकी जातियां जो हैं वो हमारे दलित भाइयों की हैं। नतीजा साफ है, वो आप स्वयं समझ जाएंगे कि लगभग 85% 1,08,000 लोगों में जो भर्ती हुई, भर्ती तो 1,08,000 हुई, लेकिन 85% लोग सामान्य जाति, पिछड़ी जात, दलित जात और जनजाति के लोग रख लिए गए। सवाल यहां यह है, और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, कि देश जब आजाद हुआ था और इस बात को हमारे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेखक
पूजनी, हमारे मित्र, बड़े भाई, साहित्यकार लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने अपनी किताब झूठन में भी उल्लेख किया है कि हमारे समाज के लोगों को काम के बदले झूठन मिलता था, काम के बदले रोटी मिलती थी, लेकिन काम के बदले जब 60 और 70 हजार की बात आई तो आपने काम सबको दे दिया, छीन लिया हमसे काम। यहां पर भी आप शांत नहीं हुए तकनीकी लोग। क्या किया? अब एक नया सगुफा छेड़ दिया। लखनऊ सहित पूरे प्रदेश में शहरों की सफाई और कूड़ा का कलेक्ट करने का काम लगभग 90% आसाम और बांग्लादेश के लोगों को दे दिया गया, जिससे हमारे पूरे समाज में करीब पिछले 10 सालों से जबरदस्त बेरोजगारी आ गई। हम लोगों ने भी पूरे प्रदेश में अपने लोगों से, जगह जगह हमारे लोगों ने, जितने भी हमारे समाज में संगठन हैं, नेता हैं, सबने अपील की कि अपने बच्चों को दूसरे क्षेत्रों में भेजिए, अच्छा पढ़ाइए, व्यापार कराइए, और वो ताकि अन्य क्षेत्रों में जाएं, क्योंकि हमारे जो इष्ट हैं, भगवान हैं महर्षि वाल्मीकि जी, महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण लिखकर भगवान श्री राम के बारे में पूरी दुनिया को बताने का काम किया था। तो राम की गाथा लिखने वाले वाल्मीकि जी के वंशज झाड़ू उनके हाथ में किसने दे दी? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो हम लोग भी अपील की, हम लोगों ने, सबने, सारे समाज के बुद्धिजीवियों ने, कि आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छा पढ़ाइए लिखाइए, और इनको अलग अलग क्षेत्रों में भेजिए, व्यापार कराइए, उद्योगपति बनाइए, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस, आईपीएस बनाइए, ताकि समाज हमारा समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके, आम इंसान की तरह रहने लगे। लेकिन यहाँ सवाल इस बात का है कि आज भी कोई राजनीतिक दल, हम ये कहने के लिए मुझे कोई गुरेज नहीं है कि कोई राजनीतिक दल ये नहीं चाहेगा कि किसी समुदाय को या उसका पूरा नुकसान कर देंगे तो हमारा वोट चला जाएगा। ये वो तकनीकी लोग हैं जिन्होंने योजना आयोग से नीति आयोग भारत सरकार में बना दिया। क्योंकि मुझे वहाँ बैठने का अवसर मिला है, हर दूसरे दिन विज्ञान भवन में बहुत से बड़े बड़े केंद्रीय विभागों और तमाम विभागों से बात होती थी, मेरी चर्चा होती थी मीटिंग के दौरान, चाहे भेल हो हरिद्वार में, ओएनजीसी हो सोनभद्र में, एचएएल हो, एनबीआरआई हो, सीडीआरआई हो, आईटीआरसी हो, तमाम केंद्रीय संस्थान, उत्तर प्रदेश के तमाम विभाग, देश का बहुत बड़ा विभाग रेलवे, ये सारे विभागों में 100% सफाई का काम आज ठेकेदारी पे है। और जैसा कि मैंने बताया कि कतई ये नहीं माना जाना चाहिए कि इसमें हमारे उच्च समाज के लोगों ने या समान वर्ग के लोगों ने हमारा नुकसान किया है। ये नुकसान तकनीकी लोगों ने किया कि जब इनसे काम छीन लेंगे, ठेकेदारों को काम देंगे, तो 1000 जगह से कमीशन तो मिलेगा नहीं, लेकिन जब एक ठेकेदार के पास काम होगा तो वहां से सीधा उनको कमीशन मिल जाएगा और लाखों करोड़ों अरबों रुपए ऊपर ले जाएंगे, वहां रखेंगे स्वर्ग में। नतीजा आज ये है हालत कि पूरे देश में स्वच्छ कार्य पैसे को शुरू में तो अपमानित किया गया, अप्रश्न तक के कहा गया, इसको छुआछूत से जोड़ा गया, लेकिन मैं नहीं मानता हूं इस बात को, क्योंकि मुझे भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ भी रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। उनके प्रमुख सचिव श्री ब्रजेश मिश्र जी ने, उनके स्टाफ अफसर ने पहले फ़ोन किया, फिर वो लाइन पे आए। छुट्टी का दिन था, चूँकि वहाँ 5 डे वर्किंग 5 दिन का सप्ताह होता है, मुझे लखनऊ आना था, लेकिन लखनऊ से हमारे कुछ घनिष्ठ लोग आ रहे थे तो मैं रुक गया। लेकिन अचानक वो फ़ोन आया मेरे पास आदरणीय ब्रजेश मिश्र जी का, जो प्रमुख सचिव प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी से गुजरात में एक जनपद है भरूच, वहाँ नर्मदा फर्टिलाइजर में तालाबंदी हो गई फैक्ट्री में,
दसियों हजार लोग सड़क पर हैं, उनके परिवार के लोग, उनकी पत्नी, बच्चे, वृद्ध माता पिता प्रधानमंत्री जी से जनता दरबार में मिले हैं और उन्होंने कहा है कि हम लोगों को न्याय दिलाइए, फैक्ट्री की तालाबंदी खत्म कराइए। तो चूंकि छुट्टी का दिन था, उस दिन कोई वीआईपी नहीं था दिल्ली में। वहाँ एक सिस्टम होता है भारत सरकार में, तलाशा गया तो इत्तेफाक से मैं मिल गया, उपलब्ध था ऑन पेपर, ऑनलाइन। तो मुझे प्रधानमंत्री जी के प्रमुख सचिव साहब ने कहा कि दुर्गेश जी आप चार्टर्ड प्लेन से चले जाइए, और प्रधानमंत्री जी ने जो विज्ञापन दिया उस पर लिखा है स्पॉट वेरिफिकेशन कम विद रिपोर्ट। और जब वो मुझे कागज़ मिला, कहने चार्टर्ड प्लेन से आपको जाना है, तो मैंने अपने जो लखनऊ से हमारे साथी आ रहे थे, हमने आप लोग आइएगा, हमारे यहाँ ठहरिएगा, जलपान भोजन कीजिएगा और मैं शाम को या दूसरे दिन आऊँगा। मैं एयरपोर्ट पहुँचा, और जब एयरपोर्ट पहुँचा तो वहाँ प्रधानमंत्री के बेड़े का एक जहाज़ हमारे लिए रिजर्व था, और वो छुट्टी पे थे, छुट्टी पे चले गए थे। जो उनके पायलट थे चलाने वाले, बड़ा विमान था बोइंग 7 207 या 8 सीटर का। तो पत्रकार, वो जो पायलट साहब थे, वो अपने क्रू में चले गए केबिन में। 3 एयर होस्टेस थी और गुजरात कैडर के 3-4 आईएएस हमारे साथ गए थे। जब जहाज़ टेक ऑफ किया, उड़ा, तो एयर होस्टेस एक आई, कहने सर आपको अंदर क्रू में बुलाया जा रहा है। तो मैंने हमको क्रू में क्यों बुलाया जा रहा है? कहने सर वो आ नहीं सकते हैं सर, आपको 2 मिनट के लिए बुलाया है। खैर मैं गया तो इतना तेज़ था कि जैसे लगा मुझे तूफान आ गया। मैंने चेहरा घुमा लिया, खैर उन्होंने सीट चेंज की, 2 लोग थे और मैं बैठ गया। तो उन्होंने कहा कि सर मुझे बड़ी खुशी हुई, मैं 2 दिन की छुट्टी पे था और कल ही मैंने जहाज़ यहाँ लैंड किया था, लेकिन मेरे पास वीवीआईपी ड्यूटी की स्लिप आ गई। तो मैं पहले तो बहुत गुस्सा आया और मन में थोड़ा खींच हुआ, लेकिन स्लिप में जब आपका नाम देखा, दुर्गेश वाल्मीकि जी को लेके जाना है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई। सर मैं इंडियन एयरलाइंस का असिस्टेंट डायरेक्टर पूरे देश का हूँ, और मुझे ये भी पता चला कि आप लखनऊ से आए हैं। लखनऊ में, मैं लखनऊ लालबाग का रहने वाला हूँ, और हमारे छोटे भाई सुनील वाल्मीकि हैं। हमारे नाना जी राज्यसभा सदस्य थे, नारायण दीन वाल्मीकि साहब। तो मैंने कहा अरे भाई, सुनील वाल्मीकि जी तो हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं। खैर मैं तुरंत क्रू में बाहर आ गया, और जहाज़ हमारा दिल्ली से बड़ौदा उतरा, क्योंकि भरूच में नहीं था एयरपोर्ट। बड़ौदा उतरे तो बड़ौदा के डीएम और नर्मदा फर्टिलाइजर के एमडी मुझे रिसीव करने आए। तो उन्होंने कहा सर यहाँ की एक परंपरा है कि केंद्र से कोई वीआईपी आता है तो महाराजा गायकवाड़ के यहाँ सम्मान किया जाता है। तो मैंने कहा मैं अभी तो नहीं चल पाऊँगा, शाम को, अभी तो सर्किट हाउस में जलपान कर लूँगा, शाम को मैं आऊँगा। तो मैं वहाँ जब गया, वहाँ की बात बाद में बताऊँगा, वहाँ क्या हुआ फैक्ट्री में, वो प्रसंग बहुत ज़रूरी है बताना आपको, लेकिन वो किसी और अवसर पर। विषय इस वक्त सामाजिक है, सामाजिक सरोकारों का है। तो जब मैं वहाँ शाम को गया महल में, उनके राज दरबार के तमाम थे, वहाँ के लोग थे, जिम्मेदार लोग। तो मैंने देखा करीब 40-50 फीट का तैल चित्र बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का उनके महल में लगा हुआ था। तो मेरे मन में शंका हुई कि इतने बड़े महाराजा, उनके यहाँ बाबा साहब का चित्र। तो मैंने अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए मैंने पूछा, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे बाबा और भीम साहब मित्र थे, और हमारे बाबा को जब मेरे पर बाबा ने विदेश पढ़ने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और कहाँ कहाँ भेजना चाहते थे अपने बेटे, मतलब मेरे बाबा को, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अगर भीम नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। तो महाराजा गायकवाड़ ने अपने खर्चे से अपने पोते के साथ भीम साहब को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को भी विदेश पढ़ने के लिए भेजा। तो क्षत्रिय थे, राजा थे, महाराजा थे, वो केवल उच्च जाति की बात करते, दलित की बात क्यों करते? लेकिन उन्होंने उनको भी उच्च शिक्षा के लिए भेजा, और बाबा साहब ने ज्ञान अर्जित किया। उनकी सोच अजब थी, अपने परिवार को उन्होंने निछावर कर दिया देश के दलितों के नाम पर, आदिवासियों के नाम पर, और संविधान की रचना की। आज हम लोग उनको संविधान निर्माता के रूप में नहीं मानते हैं, हम लोग अपना ईश्वर भगवान मानते हैं, क्योंकि उन्होंने अगर
संविधान की में दिशा ना दी होती तो लोकसभा विधानसभा का चुनाव लड़ने की हैसियत थी। अरे नामांकन करने जाने के लिए तो छोड़ दीजिए, उससे पहले ही चौराहे पे लठ मार के पीट दिए जाते, वहाँ नामांकन करने पहुँच ही नहीं पाते। तो ये बाबा साहब की देन है। लेकिन एक बड़ा सवाल है कि अगर बाबा साहब को, भीमराव अंबेडकर साहब को, डॉक्टर साहब को विदेश ना भेजा होता महाराजा गायकवाड़ ने अपने बच्चे के साथ, पोते के साथ, तो क्या बाबा साहब बगैर पढ़े लिखे संविधान के निर्माता हो पाते? इसलिए समाज के सभी वर्गों में एक दूसरे की मदद करते हैं लोग। मैंने अपने जीवन में पाया, मेरे पिताजी स्वर्गीय मोहनलाल वाल्मीकि जी जो नेता थे कर्मचारियों के, सफाई मजदूरों के, उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, बनिया, पिछड़ी जात, अल्पसंख्यक जात, कोई आ गया उनके कमरे में, एक पान नहीं जानते थे, मांस मछली मतलब कोई सेवन नहीं, उन्होंने पता नहीं कितने लोगों को रखा दिया। ये लखनऊ, जो भी जिसको भी नहीं विश्वास हो हमसे ना मिले, वो लखनऊ आए और समाज के लोगों से, और नगर निगम चला जाए, जल संस्थान चला जाए, विकास प्राधिकरण चला जाए, या और जगह पता कर ले। वो 5वें मकान में जन्म हुआ उनका, उसी में निधन हो गया। उन्होंने 1 रुपया किसी से नहीं लिया और सभी जातियों के लोगों को रखा। तो अगर वो चाहते तो वो भी अपने वाल्मीकि लोगों को रखते। क्यों राकेश शर्मा को लगा दिया? नाम नहीं लूंगा, बहुत से नाम है, बहुत से लोगों को लगवा दिया उन्होंने। पिछड़ी जात के, यादव जात के 50 लोगों को लगवा दिया उन्होंने, लक्ष्मी नारायण यादव मलियाबाद के, तिलस्मा गांव के। इस तरह बहुत से लोग आए और बस कहा क्या है, लगा दिया। तो एक दूसरे की हमको मदद करनी है, एक दूसरे को छोटा नहीं बताना है। सब मिलके समाज को, प्रदेश को, देश को अगर मजबूत करेंगे तब हमारी विश्व में पहचान और बेहतर बन जाएगी। बेहतर है और बेहतर बनेगी। आगे की बातें बाद में करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।